चलिए, तो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंजेस का टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंजेस। ऐसा क्यों है? पहली बात तो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैलेंजेस क्या है? ये जो आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स थे, चैलेंजेस नहीं सॉरी चैनल्स थे, जो जिसमें कि एक मार्केट में जाके गुड्स को सेल किया जाता था, वही ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी, वही वेयर हाउसेस की, वही सेल करने की फैसिलिटी थी। उनके अलावा और कौन कौन से चैनल्स नए आए हैं? उनके अलावा और कौन कौन से नए ऑप्शंस अवेलेबल है किसी भी फार्मर के पास अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का? वो है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। इट इज अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण है। क्यों? क्योंकि जो पहले आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स थे, उनमें बहुत सी समस्याएं थी, बहुत सी कमियां थी। उन कमियों को दूर करते हैं ये चैनल्स। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत से ऐसे मार्केटिंग चैनल्स आए हैं जिसमें कि जो फार्मर होता है उसे किसी मिडल मैन के द्वारा अपने गुड्स को बेचने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सेल कर सकता है। जैसे कि बहुत सी एमएनसी इंट्रोड्यूस की गई है, बहुत बड़े बड़े जो आपके सेंटर्स हैं जहाँ पे सेल परचेज की जाती हैं, जैसे कि बिग बाजार है, अपनी मंडी, या फिर अब आप बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट्स देखते हैं जिसमें आप ऑर्डर करके सीधा गुड्स को परचेज कर सकते हैं। तो इनमें क्या है, इनमें जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे डायरेक्ट उनकी फसल खरीदते हैं और अपने जो मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उनमें सेल करते हैं। जैसे कि अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, जिसने आप जो है सब्जियां ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर, खाना ऑर्डर करने के लिए जोमेटो है, ग्रोफर्स है, ग्रोफर्स नाम है उसका, जिसमें आप ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रोफर्स, वो डायरेक्ट लिंक रखती है फार्मर्स के साथ और उनसे डायरेक्टली उनके जो भी प्रोडक्ट उन्हें परचेज करती है। अब इसमें फायदा क्या क्या होता है? देखो, फायदा ये है कि पहली चीज तो फार्मर को कोई एक जरिया नहीं ढूंढना मिडल मैन के रूप में जिसके द्वारा वो जाके सेल कर सके, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है जो परचेजर है। दूसरी चीज, यहाँ पे उसको पैसा एडवांस में दिया जाता है। जो कंपनीज होती हैं, ये प्रोडक्शन से पहले एडवांस में पैसा दे देती है कि आप पैसा लो और इसके प्रोडक्शन करके हमें दो। तो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ने यहाँ मिलती है, जो कि वहां नहीं थी, क्योंकि वहां तो जब प्रोडक्ट तैयार होता था उसके बाद में मार्केट में बेचने जाते थे, बिके ना बिके, किस प्राइस पे बिकेगा ये नहीं पता होता था। इनमें प्री डिटरमाइंड रेट्स में सेल किए जाते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट्स यानी कि पहले से फिक्स किए गए रेट, और कई बार का मोस्टली एडवांस पेमेंट कर दी जाती है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि एक रे ऑफ होप है, उम्मीद की किरण है, क्योंकि रिस्क बहुत खत्म हो गया इसमें। डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो मिडलमैन जो अपना कमीशन खाते थे वो प्रॉफिट के रूप में फार्मर्स तक पहुंचता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आई हैं बदलाव के रूप में। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन के तौर पे हम देखें तो बहुत ही रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि 3 से 4 महीने की मेहनत लगती है और उसका रिजल्ट हमें 4 महीने के बाद ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हाथों हाथ रिजल्ट मिल रहा है तो हमें पता चलता रहे कि भाई हम सक्सेसफुल हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। हमें एकदम एंड में पता चलेगा, या तो हम एकदम सक्सेसफुल होंगे या एकदम फेल होंगे। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी भी नहीं है जो टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। भाई अगर ऐसा हो कि यार हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें प्रॉफिट होगा तो हर कोई व्यक्ति मेहनत कर लेगा, ये नेचुरल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है, नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो किसान जो है वो अपनी तरफ से कितना ही खर्चा लगा ले, कितनी मेहनत कर ले, अगर क्लाइमेट एग्रीकल्चर उसके कंड्यूसिव नहीं होगा तो उसकी सारी की सारी क्रॉप बर्बाद है। इसलिए एग्रीकल्चर जो है ये एक रिस्की ऑक्यूपेशन है। तो इस रिस्क को कैसे कम से कम किया जाए, तो कम से कम करने का एक तरीका है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपको पता है, किसी चीज का विस्तार करना। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किसका किया जा रहा है? एग्रीकल्चर का। अब ये एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है। दो तरीके कौन कौन से हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। पहली चीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें डाइवर्सिफिकेशन किस चीज का कर रहे हैं, किसका विस्तार कर रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन का।
इसका मतलब जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि एक किसान जनरली एक ही फसल बोता है। मान लीजिए कोई एक है, वो सिर्फ और सिर्फ वीट की प्रोडक्शन कर रहा है। तो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि वो सारी जमीन पे वीट का प्रोडक्शन करने के बजाय ऐसा क्यों नहीं कर दे कि कुछ जमीन पे वीट का प्रोडक्शन कर ले, कुछ पे राइस का कर ले, कुछ पे पल्सिस का प्रोडक्शन कर ले। अब इससे क्या क्या फायदे होंगे? इससे बहुत से फायदे हैं। एक फायदा तो ये हो गया कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी फसलों के प्राइसेस एकदम से डिक्लाइन हो जाए। मान लीजिए अगर वीट के प्राइसेस कम भी हो जाते हैं तो वो लॉस वो कहां से रिकवर कर सकता है? राइस से रिकवर कर सकता है या पल्सेस से रिकवर कर सकता है। दूसरी चीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब यही नहीं है कि एक ही जमीन के 3 हिस्से कर दो। ये भी किया जा सकता है कि मान लीजिए गर्मियों में आप किसी एक चीज की उपज कर सकते हैं, तो गर्मियों में सारी की सारी जमीन को, मान लीजिए वीट की प्रोडक्शन कर सकते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में सारी की सारी वीट की प्रोडक्शन करो उस 3 महीने। जनरली क्या होता है, फार्मर्स जो है ना साल में कुछ महीने तो काम करते हैं, बाकी टाइम बेरोजगार रहते हैं। तो उस चीज से कैसे बचा जा सकता है? भाई गर्मियों में जो क्रॉप गर्मियों में उगती है उसकी प्रोडक्शन करो, सर्दियों में उसी जमीन पे कुछ ऐसी चीज की प्रोडक्शन कर दो जो सर्दियों में प्रोड्यूस होती है। तो उससे क्या होगा, पूरे साल प्रोडक्शन होगा। दूसरी चीज, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज है। तीसरी चीज, अगर किसी एक फसल से लॉस हो भी गया तो वो नलीफाई हो जाएगा बाकी चीजों से। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसे हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मूव होके मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ मूव करना। इसके साथ एक चीज और है, देखिए जब हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो दो चीजों में चेंज आएगा। पहला चेंज तो आएगा कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से आप मूव करेंगे किसमें, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में। दूसरी चीज, अब आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन लेके आए, वो क्यों लेके आए? ताकि आपकी फसलें बिक सके, आप प्रॉफिट कमा सके। तो इसका मतलब अब आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते तो आप ये तो देखते ही नहीं कि प्राइस ज्यादा है या कम, क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो अपने खुद के खाने के लिए फार्मिंग जो की जाती है बस, तो उसमें प्राइस चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो वो क्या मैटर करेगा, आपके पास प्रोडक्शन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब आप प्रॉफिट को एम कर रहे हैं, प्रॉफिट की तरफ आपकी नजर है, आप ये देख रहे हैं कि प्राइस ज्यादा होंगे कम होंगे, सो दैट मीन्स यू हैव शिफ्टेड फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सो इसमें आप बताएंगे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, पहले तो आप बताएंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। दो टाइप के होते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में, क्या क्या आएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। फिर आप बताएंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, पॉइंट्स में बताएंगे। पहला पॉइंट आप मीनिंग में बताएंगे, दूसरा पॉइंट कि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में मूव हुए हैं, तीसरा पॉइंट ये कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव करेंगे। फायदे क्या है वो हमने डिस्कस कर ही लिए इसके। चलिए दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन किस चीज का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। अब हम काम का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, पहले काम तो एक ही था एग्रीकल्चर का, उस काम में क्रॉप्स का अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन कर दिया था, अब हम किसका कर रहे हैं, काम का। यानी कि किसान सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के बजाय कुछ और काम भी तो करता है, कर सकता है साथ के साथ। जैसे आप देखते हैं बहुत से किसान क्या करते हैं कि भाई फसल भी बोते हैं, साथ के साथ भैंस और गाय भी रखते हैं ताकि दूध घी ये चीजें बेच के कमाई कर सके। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ क्रॉप फार्मिंग से मूव करके अदर अपॉर्चुनिटीज की तरफ मूव करना। अब इसमें भी दो चीजें आती हैं। पहली चीज, हो सकता है फार्मिंग के साथ साथ बाकी चीजें करते रहे, कि भाई एक तरफ फार्मिंग चल रही है एक तरफ पोल्ट्री फार्म ओपन कर दिया। दूसरी चीज, अगर ऐसा लगता है कि फार्मिंग में नुकसान हो रहा है तो फार्मिंग को छोड़ के कुछ और काम ही शुरू किया जा सकता है। तो इसमें भी दो पॉइंट्स आ सकते हैं। सो ये है डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक। ऑपरेशन फ्लड आपके साइड में बॉक्स में दे रखा है, ये मैंने कल बता दिया था।
कि बेसिकली गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की थी मिल्क की, जिसमें क्या करते थे कि जगह घर घर जाके जितना भी उनका मिल्क का टोटल आउटपुट आती थी 5 लीटर 10 लीटर, उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना के उसको बल्क में फिर बेचा जाता था। इससे मिल्क की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा माना जाता था कि दूध की बाढ़ आ गई एक किस्म से, इसलिए उसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता था। ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए, ये हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा रूरल डेवलपमेंट में जो फर्स्ट चैलेंजेस थे, लिंगरिंग चैलेंजेस जो थे। ठीक है, इसमें हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी देख लिया और पहले जो क्रेडिट था एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट का वो टॉपिक देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हमने देखा था कि रूरल डेवलपमेंट बेसिकली 2 चैलेंजेस से डील करना है। ये ले भाई, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट देख रहे हैं हम। यानी कि हमने 2 टाइप के चैलेंजेस देखे थे जब हमने रूरल डेवलपमेंट पढ़ा था, तो हमने ये देखा था रूरल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, चैलेंजेस के साथ डील करना सीख रहे थे। चैलेंजेस 2 टाइप के हैं, एक तो हमने पढ़े थे लिंगरिंग चैलेंजेस जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, और एक इमर्जिंग चैलेंजेस। तो हमने लिंगरिंग चैलेंजेस तो खत्म कर दिए हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं कौन से, इमर्जिंग चैलेंजेस, जो टाइम के साथ साथ नए नए चैलेंजेस आए हैं। बेसिकली चैलेंजेस के इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज भी हैं हमारे लिए या फार्मर्स के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई हैं रूरल एरिया में। पहले हम ये कह सकते थे कि रूरल एरिया बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। तो अब कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास, देखो इसको आप इस पॉइंट से भी कोरिलेट कर सकते हैं जो हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी देखा था। तो हम ये भी देख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती हैं। तो जो हम डिस्कस करेंगे ये एक्टिविटीज की जा सकती हैं एग्रीकल्चर के अलावा या उसके साथ में। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब बेसिकली ये है जिसे हम लाइव स्टॉक फार्मिंग से जानते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कोई भी पेट एनिमल आपके पास हो उसे लाइव स्टॉक कहा जाता है। जैसे कि गाय, भैंस, मुर्गी होगी, फिर आपके पास जैसे बकरे रखे जाते हैं मीट के पर्पस के लिए। तो ये सारे लाइव स्टॉक होते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब कि भाई इनका प्रोडक्शन करना, कैसे प्रोडक्शन करना, बायोलॉजिकल प्रोसेस से इनको बढ़ाना, और फिर इनके जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि दूध है या फिर मीट के रूप में बेचे जाते हैं या एग्स हैं, उनको सेल करना। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की, हम कह सकते हैं। इसमें हम बात करें तो क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, पोल्ट्री, कैटल, गोट, शिप्स। इसमें से भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, सबसे ज्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है किस चीज में इन्वॉल्व है, तो वो है पोल्ट्री फार्म, यानी कि मुर्गी पालन में। क्योंकि इससे तो डबल डबल इनकम होती है, एक तो एग से और एक वैसे एज ए मीट भी ये सेल होता है। तो 42% पोल्ट्री फार्मिंग में, कैटल 25%, गोट्स एंड शिप्स 20%। ठीक है, अब बहुत से एरिया में ये बताया है कि लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है वो क्रॉप फार्मिंग के साथ मिक्स की जाती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बिल्कुल ही अलग हो के एनिमल हस्बेंड्री का जो ऑक्यूपेशन है वो यूज किया जाए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। यानी कि किसी के पास एक जमीन है, हो सकता है जमीन का कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज करे, कुछ हिस्सा जो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज कर सकता है। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कम इनकम होती है तो वो यहाँ से पूरी की जा सकती है। दूसरा, अच्छा फिर हमने ये तो देख लिया कि जो है इसमें पोल्ट्री फार्मिंग का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो ऐसे एरियाज हैं जो कि सेमी एरिड और एरिड है, इसका मतलब कि ऐसी जगह जो सूखी है या जहाँ पानी की कमी है, जैसे राजस्थान। आप देखेंगे राजस्थान में
गाय बहुत ज्यादा लोग रखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे भी लोग घूमते फिरते आते हो, गाय लेके आते हैं, कितनी कितनी गाय रखते हैं। तो जो भी एरिड्स या सेमी एरिड्स एरिया है जहाँ पे पानी की कमी है, क्योंकि पानी की कमी है तो वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, तो उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री से। तो एनिमल हस्बेंड्री कौन सी जगह ज्यादा देखने को मिलती है? सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्रॉप फार्मिंग के जो स्कोप है वो कम है। सो इंडिया में भी है ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर हम डाटा की बात करें तो लगभग 7 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऐसे हैं जो इसे एनिमल हस्बेंड्री को एज ए ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हालांकि अब हम क्योंकि चैलेंजेस के फॉर्म में से पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ फायदा तो देखेंगे नहीं, कुछ ना कुछ इसमें चैलेंजेस भी होंगे। वो चैलेंजेस क्या हैं? वो चैलेंजेस ये हैं कि अगर हम बात करें, इन्होंने जैसा बताया है डाटा कि हमारे जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का मतलब जो हमारे पेट एनिमल्स है, जानवर है, अगर हम देखें तो शायद वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। लेकिन एक तो उनकी क्वालिटी कम है, दूसरी चीज उनका यूज एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पा रहा। तो ये कमियां हैं। इस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? ये जो लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उन्हें वो नॉलेज दी जाए। अच्छा, वेटरनरी केयर की कमियां हैं, जो डॉक्टर्स हैं एनिमल्स के उनकी कमियां हैं। अगर जो डॉक्टर है भी वो इतने स्किलफुल नहीं है, तो क्या होता है, अक्सर देखने को मिलता है कि जो एनिमल्स हैं ये बीमार होते हैं, और बीमार होते तो इनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता। तो इन दो कमियों को दूर करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी क्या है? फिशरीज, मछली पालन। अब जहाँ पे ऐसा एरिया कम है, लैंड एरिया, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है वाटर बॉडीज ज्यादा होंगी, और बहुत से हमारे एरियाज ऐसे हैं जो वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रखा है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फिशरी, मछली पालन बहुत ज्यादा किया जाता है, जो कि एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है कि जो फिशिंग कम्युनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मेराइन सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इनलैंड सोर्सेज के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। मेराइन सोर्सेज का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि सीज, ओशंस। जनरली बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनलैंड को वो ये समझ लेते हैं कि कोई जमीन का टुकड़ा है, क्योंकि नाम इसमें इनलैंड आ रहा है ना, तो ये सोच लेते क्वेश्चन। जैसे कि एक बार सैम्पल पेपर में मैंने देखा था, तो उसमें ये था कि फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑन इनलैंड सोर्सेज एज वेल एज मेराइन सोर्सेज। मेराइन का तो मतलब पानी से रिलेटेड है। तो बच्चों के मन में ये आता है कि पानी से तो रिलेटेड है लेकिन जमीन से तो नहीं है, तो उसे फॉल्स कर देते हैं। तो आप यहाँ पे समझे कि इनलैंड सोर्सेज और मेराइन सोर्सेज का क्या मतलब। मछली पालन के लिए वाटर सोर्सेज की जरूरत है, हमें कोई ऐसी वाटर बॉडीज चाहिए जिसमें फिश हो। अब वाटर बॉडीज क्या क्या हो सकती है? वाटर बॉडीज हो सकती है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, आपके तालाब होते हैं। फिर आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी सीज होती हैं, ओशंस होते हैं। तो इन्हीं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं जैसे सीज और ओशंस, उन्हें तो कहा जाता है मेराइन सोर्सेज ऑफ फिशिंग। ये सीज एंड ओशंस ये है मेराइन। और जो इनलैंड सोर्सेज ये इसलिए है क्योंकि ये नेचुरली कोई बॉडी नहीं थी, आपकी जमीन ही थी, उसमें आपने हो सकता है पॉन्ड्स बना दिया हो, लेक्स बना दिया हो, या बार बार पानी से वो पानी इकट्ठा होकर रिवर्स अपने आप बन गई हो। तो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स ये पार्ट होते हैं इनलैंड सोर्सेज का, और मेराइन सोर्सेज का पार्ट है सी एंड ओशंस। तो ये दोनों ही ऐसी वाटर बॉडीज है जहाँ पे फिशिंग की जा सकती है। इंडिया में स्कोप बहुत ज्यादा है फिशिंग का, क्योंकि इंडिया में बहुत सा ऐसा एरिया है जहां वाटर बॉडीज अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया में प्रेजेंट कंडीशन बहुत ही बेकार है फिशिंग की। आप इस लाइन में पढ़ सकते हैं, बट फिशिंग कम्युनिटी कंटिन्यूज टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द कंट्री। इंडिया की बैकवर्ड कम्युनिटीज में से एक मानी जाती है। वाइड स्प्रेड इनडेटनेस है, यानी कि वाइड स्प्रेड इनडेटनेस का मतलब आपको पता है, कर्ज के तले दबे हुए हैं लोग जो फिशिंग कम्युनिटीज के हैं।
क्योंकि फिशिंग एक वनरेबल ऑक्यूपेशन है। वनरेबल का मतलब इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी क्यों नहीं है? जैसे कि हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में देखा था, उसमें रिस्क ज्यादा था। ठीक है, यहाँ पे वनरेबल का मतलब ये बहुत ही डायनेमिक है। श्योरिटी क्यों नहीं है? देखिए आप देखते हैं जाल कितने टाइम तक लगा के रखते हैं कि भाई कोई मछली आए, उसमें पूरा का पूरा हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, वो फिश के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसका मन होगा तो जाल में आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। अब कितनी मेहनत के बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि कितनी मछली पकड़ी जाएगी, कितनी नहीं पकड़ी जाएगी। अच्छा, उसके बाद कि अगर वो टाइम पे सेल नहीं होती तो वो खराब भी जल्दी हो जाती है, सड़ जाती है, क्योंकि भाई आखिरकार वो है तो पानी से निकलने के बाद डेड बॉडी थी। तो ये वनरेबल ऑक्यूपेशन है। अब इस चीज में सुधार कैसे किया जा सकता है, तो हमने चैलेंजेस देख लिए, साथ के साथ ये भी देखना है कि चैलेंजेस कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। तो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने देखा ना इंडेटनेस है, कर्ज के तले दबे हुए हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए ताकि जो परपेचुअल इंडेटनेस हो चुकी है, परपेचुअल इंडेटनेस मतलब दादा परदादाओं ने जो कर्ज लिया था वो उनके आने वाली संतानों तक चलते जा रहे तक सर्कल क्रिएट हो जाता है कर्ज का, तो सर्कल से बाहर निकल सके। माइक्रो फाइनेंसिंग, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि भाई वही बात आ जाती है, इनके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन तो होंगे नहीं, ना कोलेटरल सिक्योरिटी होंगी, तो कमर्शियल बैंक से उधार ले नहीं सकते। तो ऐसे में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारे आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। टेक्नोलॉजीज इंप्रूव की जाए जिसके कारण जो वनरेबिलिटी है वो कुछ हद तक कवर हो, यानी कुछ ऐसी टेक्निक्स हो जिसके कारण थोड़ी सी श्योरिटी हो काम की। ये है आपकी फिशिंग। थर्ड, हॉर्टिकल्चर, ये आपने मेरे ख्याल से 9th-10th में भी पढ़ा होगा। हॉर्टिकल्चर में मतलब है मिक्सचर ऑफ वेरियस थिंग, काफी चीजों का जब हम मिक्स में कल्टीवेशन करते हैं वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, और मुझे जितना ध्यान आ रहा है शायद से साइंस में पढ़ा था आपने, जिसमें मिक्स ब्रीडिंग से रिलेटेड आपने शायद हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे कि किसान सिर्फ और सिर्फ मान लो गेहूं की उपज कर रहा है, तो उसके बजाय उस जमीन का इस्तेमाल और भी तो काफी चीजों के लिए किया जा सकता है, जैसे फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्लावर के लिए, या फिर इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन यूज कर ले। तो ये हॉर्टिकल्चर है और इसका ट्रेंड प्रेजेंटली बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके साथ साथ अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है, और स्पेसिफिकली कुछ टाइम पीरियड के दौरान, जैसे कि वेडिंग टाइम पीरियड्स होते हैं जिसे हम शादी के साहों के टाइम पे बोलते हैं, उस टाइम फ्लावर्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन बन चुका है, बहुत बड़े बड़े एरियाज में फ्लावर्स का कल्टीवेशन किया जाता है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, या इन सब के मिक्सचर का। ठीक है, तो हमने देखा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, एंड लीडिंग प्रोड्यूसर है मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट्स और स्पाइसेस का। ये सारे किसका पार्ट आते हैं आपके, हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट आता है। हॉर्टिकल्चर के कारण ही गोल्डन रेवोल्यूशन आया था। अब गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है, देखिए ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इट रेफर्स टू अ साइड में बॉक्स देखिए, series of research and development and technology transfer initiative that increase production of horticulture crops, vegetables and fruits and honey। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन वैसे तो मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर तो जूट से रिलेटेड होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जूट का कल्टीवेशन जब ज्यादा हुआ था तो उसे गोल्डन कल्टीवेशन के नाम से जाना गया। बट हमारी बुक में हनी दे रखा है, तो आप इसे हनी के उससे याद रखेंगे। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ लें तो आप बताएंगे हनी। याद कैसे कर सकते हैं, हनी का कलर गोल्डन जैसा ही होता है थोड़ा थोड़ा, तो गोल्डन रेवोल्यूशन। पूछ ले ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड है। अब ये तो हमने देख लिया कि बहुत से फायदे हैं, और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि फार्मिंग फैमिलीज जो थी वो क्रॉप फार्मिंग से शिफ्ट कर रहे हैं किसमें, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। लेकिन इस शिफ्टिंग में भी वनरेबिलिटी है, रिस्क है।
रिस्क क्यों रिस्क है? क्योंकि देखिए नई चीज है, इसके बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। अब कोई नई चीज होती है तो वो रिस्की तो होती है। दूसरी चीज देखिए आगे क्या क्या बता रखा है, 20% of the total rural employment is generated by horticulture and related production activity। तो एक अच्छी चीज बता दी कि हमारे उसकी टोटल 20% जो है हॉर्टिकल्चर से काम मिल रहा है। लेकिन अलार्मिंग फैक्ट इज दैट बल्क ऑफ द एक्रिएज, एक्रिएज का मतलब याद है कि नहीं है? एक्रिएज में आप लिख लो बुक है तो, एक्रिएज का मतलब होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन। जिस जमीन पे कल्टीवेशन कर रहे हैं उसे एक्रिएज कहते हैं। Under horticulture has expanded at the cost of acreage under pulses, यानी कि जो जमीन हमारी क्रॉप फार्मिंग के लिए यूज हो रही थी, अब उसकी इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है? जो हमारे हॉर्टिकल्चर में आते हैं, जैसे कि जो हमने पढ़ा फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। तो इसके कारण जैसे कि पल्सेस हैं, दालें हैं, इनकी कमियां आ रही है। अब किसी चीज की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो आपको पता है उस चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो एक रीजन ये है कि पल्सेस की कमियां आ रही है, जिसके कारण प्राइसेस पल्सेस के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो कि पल्स को बेसिकली ये कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन है उसकी सबसे मेन जो डाइट कह सकते हैं वो पल्स है। हम जैसे पुराने जमाने में सुनते थे कि दाल रोटी खाने के लिए कमाते हैं, तो दाल पहले यानी कि एक ऐसी चीज मानी जाती थी जो हर कोई अफोर्ड कर सकता था। लेकिन आज दाल देखे तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी महंगी हो चुकी है। जो कि किसके कारण हुई है? हॉर्टिकल्चर के कारण। तो इसकी एक कमी हम हॉर्टिकल्चर की ये मान सकते हैं। लास्ट है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता ही है, हैंडलूम इंडस्ट्री, हाथ से कुछ चीजें बनाना। तो ये सारी आपकी कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में आती है। ये बेसिकली नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, ऐसी एक्टिविटीज है जिसके लिए हमें किसी जमीन की जरूरत नहीं है, फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। क्या क्या आ सकता है? स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, भाई कपड़े की बुनाई करना, सिलाई करना, उसमें कलर करना, ब्लीच करना। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ देखने को मिली तो उसके साथ साथ कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ हुई, क्योंकि ये भी क्या करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से चीजें तैयार करती हैं, हाथ से तैयार करते हैं। सो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ी है। इनमें बेसिकली कमी तो ज्यादातर यही है कि इसमें फाइनेंस की दिक्कतें होती है, इसलिए बहुत सी ऐसी हैंडलूम इंडस्ट्री से रिलेटेड फाइनेंस एक्टिविटीज की गई ताकि इनको उधार दिया जा सके। एक आपके बॉक्स में तनवा के बारे में बता रखा है, हालांकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तनवा क्या है? शॉर्ट फॉर्म है तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जितनी भी औरतें थी वहां की, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी फार्मिंग से रिलेटेड, कि फार्मिंग किस तरीके से इस तरीके से की जाए कि उसमें एफिशिएंसी आए। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादा ज्यादा पूछेंगे तो 1 मार्क्स में पूछेंगे तनवा क्या है या किस चीज से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसमें विमेन्स को ट्रेनिंग दी जाती है डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग से रिलेटेड। बाकी आप इसमें पढ़ लेंगे, कुछ ज्यादा चीज इसमें है नहीं। हमने जो एक्टिविटीज देखी इनके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज अभी जो है इंट्रोड्यूस हुई है, बढ़ रही है, जैसे बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, डॉल मेकिंग। ये बहुत से नए जरिए हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के। और एक बहुत ही बड़ा जरिया आईटी सेक्टर है, क्योंकि इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आने वाला टाइम सारा का सारा आईटी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंडिया तो वैसे भी लार्जेस्ट सप्लायर है बीपीओ का, वो आईटी सेक्टर के कारण ही है। तो कोशिश ये की जा रही है कि आईटी सेक्टर को भी एज अ ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड देखा जाए। जैसे कि आप देखते हैं साइबर कैफेज में जाते हैं आप, वो भी इसी से रिलेटेड है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह या सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे कि आप देखते हैं अभी ये लॉकडाउन चला हुआ है तो जूम ऐप आई। जूम ऐप के अलावा हमारे स्कूल में बहुत से सॉफ्टवेयर देने वाले आए थे कि हमारे सॉफ्टवेयर से क्लास लें आप। तो सारे आईटी सेक्टर का ही पार्ट है। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या अहम भूमिका निभाई है, जैसे कि एक जमशेद जी टाटा, टाटा ग्रुप ने एक नेशनल वर्चुअल एकेडमी ओपन की है, जिसमें क्या है जो रूरल एरियाज हैं वहां पे इन्फो कायोसिक्स शुरू किए हैं। कायोसिक्स का मतलब होता है जो झोपड़ी होती है वो,
इन्फो झोपड़ी एक किस्म से, यानी कि छोटी छोटी झोपड़ियों में क्या कर दिया, मैगजीन्स रख दी, कंप्यूटर रख दिए, स्कैनर रख दिए, प्रिंटर रख दिए, ताकि लोग उससे इंफॉर्मेशन ले सके और उन चीजों को यूज करना सीखे। कंप्यूटर को यूज करना सीखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि आईटी सेक्टर क्या है। तो ऐसे कदम उठाए गए जिससे लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले और आईटी सेक्टर में काम कर सके। लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक तो हमारे सिलेबस से कट हो गया है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि सबसिस्टेंस डेवलपमेंट पढ़नी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक मॉडर्न अप्रोच आया है, ये हम बात कर रहे हैं जो आपके नए चैलेंजेस हैं उनकी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है, देखिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया था क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हुए, शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं। तो अब टाइम के साथ साथ एहसास हुआ है कि जो फार्मिंग है उसमें इनका यूज ना होकर नेचुरल चीजों का यूज किया जाए। तो जब फार्मिंग के लिए नेचुरल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट जो आपके फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स, इन सब के बजाय आप खाद के तौर पे यूज कर लेते हैं गोबर को या एनिमल वेस्ट को यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करना ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट फॉर कल्टीवेशन। जब ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है कल्टीवेशन के लिए तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है, जैसे एनिमल मैन्योर्स, कंपोजिट्स, ये सारे इसका पार्ट है। बेसिकली इसमें ये है कि जो केमिकल से उनका इस्तेमाल ना किया जाए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से फायदे तो बहुत से, हेल्थ अच्छी होती है। नुकसान के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक तो प्रोडक्शन कम होती है एज कंपेयर टू जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, इसकी कीमतें बहुत ज्यादा होती है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप बाजार से लेके आए, जैसे कि एक बार हम गलती से ले आए थे ऑर्गेनिक दाल, तो आप ये मान के चले डबल से भी ज्यादा रेट होते हैं जो नॉर्मल दाल होती है। ठीक है, एक बार ऑर्गेनिक दाल 300 रुपए की लेके आए थे 1 किलो, और वैसे मेरे ख्याल से 60-70 रुपए के आसपास 1 किलो आ जाती है। 300 रुपए के 1 किलो की ऑर्गेनिक दाल थी, तो आप रेट का अंतर देख सकते हैं। और अब इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है, ऑर्गेनिक सोल्ट, ऑर्गेनिक फूड्स, और अगर आप रेट देखेंगे तो बहुत ज्यादा रेट है। जैसे कि कुछ टाइम पहले तक एक ऐड आती थी ऑर्गेनिक सोल्ट की, तो आप अगर आप टाटा सोल्ट की बात करें तो वो एक पैकेट 10 से 12 रुपए का आता है, और वो जो ऑर्गेनिक सोल्ट था वो उससे आधा सोल्ट था और 500 रुपए का था। तो बहुत कॉस्टली है। इसके डिसएडवांटेजेस के तौर पे हम काउंट कर सकते हैं। ये चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी है, एक बार फिर भी आप रीडिंग कर लेना, सिलेबस में तो नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज किया जाए कि प्रेजेंट जनरेशन तो यूज कर ही ले, लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। तो जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उससे जमीन की फर्टिलिटी खत्म होती है। फिलहाल तो बहुत ज्यादा उपज हो रही है, लेकिन आने वाली जनरेशन तक उस जमीन की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें सबसिस्टेंट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी खत्म नहीं होगी। वो जो जमीन एक रिसोर्स है, उसे हमारी आने वाली जनरेशन भी यूज कर सकती है। सो सबसिस्टेंस डेवलपमेंट का मतलब पूछा जा सकता है आपसे, आप बता देंगे कि सबसिस्टेंट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, कि इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना कि प्रेजेंट जनरेशन भी यूज करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे, यानी एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाए। तो ये इसके रीजंस हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों शुरू की गई। सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीडिंग जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन फिर भी पूछ सकती है सीबीएसई। नियम के हिसाब से तो नहीं पूछ सकती, लेकिन सीबीएसई के मन की बात है, एक आध क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जा भी सकते हैं। हम बाद में उनसे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो फिर इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि डिफाइंड तो कोई सिलेबस है नहीं। तो ये हमारा चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था।